सभी साथियों को नमस्कार। पिछली कक्षा में हम समास पढ़ रहे थे। हमने जाना कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं और अव्ययीभाव समास के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। तो आज हम चर्चा करेंगे समास के अगले भेदों के विषय में, जो कि है कर्मधारय समास। ठीक है, हम जानेंगे, उसकी ट्रिक्स सीखेंगे, कैसे पहचानते हैं उसे। ये सब हम आज की कक्षा में जानेंगे। ठीक है, जैसे कर्मधारय समास। सबसे पहला काम हमारा ये कि इस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद उपसर्ग, निपात या अव्यय होता है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय समास का मतलब होता है, जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है, कर्म को धारण करने वाला। कर्मधारय कौन सा समास होता है? कर्म को धारण करने वाला। तो इसका शाब्दिक अर्थ लिखेंगे हम। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? कर्म को धारण करने वाला। ठीक है, जो कर्मधारय समास होता है, इसका मतलब होता है ऐसे शब्द जो कर्म को धारण करते हैं, कर्म करने के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे चाय वाला, दूध वाला, चर्मकार और कुंभकार। अब हम कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक्स बताएंगे। दो ट्रिक्स होती हैं। जो कर्मधारय समास के शब्द होते हैं, जिन शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनमें दो तरीके का संबंध पाया जाता है। पहला संबंध विशेषण विशेष है, यानी कि एक शब्द उसकी विशेषता बताता है, दूसरा शब्द वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। दूसरा कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक है उपमेय उपमान। ठीक है, यानी कि उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर किसी की विशेषता बताने के बारे में बात करते हैं कर्मधारय समास में। ठीक है, तो हम दोनों ही चीज़ों को यहाँ सीखेंगे कि कर्मधारय समास को हम शब्दों के माध्यम से किस प्रकार से पहचान सकते हैं, इन दो ट्रिक्स के माध्यम से। केवल क्या? पहली, विशेषण विशेष्य, और दूसरी उपमेय उपमान। ठीक है, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, जैसे कमल नयन। ठीक है, तो कमल नयन की तुलना कमल से की जा रही है कि जिस किसी के जो नयन है वो कमल की तरह सुंदर है। तो यहाँ पे जो पहले से सुंदर है, जो पहले से प्रसिद्ध है, वो क्या हो गया? उपमान। और जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। ठीक है, ये दोनों चीजें सीख ली, इनके उदाहरण देखेंगे हम और यहाँ से कर्मधारय समास को समाप्त करेंगे। बस इसी बोर्ड में कर्मधारय समास को समझने की सारी ट्रिक्स हैं। इसके माध्यम से ही आप पेपर में कर्मधारय समास अगर आता है तो उसे हल कर सकते हैं।
कृष्ण सर्प। ठीक है, ये क्या इसका समास विग्रह बने? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कृष्ण और सर्प। सर्प यहाँ पे विशेष्य है क्योंकि सांप की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है, काला है। ठीक है, महान आत्मा, महात्मा, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विशेषण विशेष से संबंध है। आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वह महान है, तो यहाँ पे कौन सा संबंध हो गया? विशेषण विशेष से संबंध। और समास कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। समास कर्मधारय समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे उपमेय उपमान। कमल नयन, ठीक है, कमल नयन। यहाँ पे कमल जो कि सुंदर होता है, हमारे शास्त्रों में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कमल सुंदर होता है, तो उसके नयन यानी कि आंखें किसकी तरह सुंदर है? कमल की तरह सुंदर है। तो कमल यहाँ पे क्या हो गया? उपमान हो गया। जो पहले से मतलब जिससे तुलना की जाती है, जो पहले से प्रसिद्ध है, उसे उपमान बोलते हैं। और जो जिसकी तुलना की जाती है, नयन की तुलना कमल से की जा रही है, तो नयन यहाँ पे क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है, अब जैसे देखेंगे हम यहाँ पे चरण कमल, इसमें क्या है? कर्मधारय समास है। चरण कमल की तरह सुंदर हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कर्मधारय समास को एक बार नोट कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। समास के हमने भेद पढ़े थे, 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, ठीक है, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास हम पढ़ चुके हैं। अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, और पहला पद उपसर्ग अव्यय या निपात होता है। ये अव्ययीभाव समास को पहचानने की छोटी सी ट्रिक है। 2 चीजें आप याद रखेंगे तो आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है, कर्मधारय समास कर्म को धारण करने वाला। ठीक है, इसमें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध होता है। ये कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक्स है। अगला हम सीखेंगे अब द्विगु समास। कोई भी हम समास का प्रकार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक ही चीज पढ़नी है कि कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी चीज शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ संख्या, द्विगु का मतलब होता है संख्या। ठीक है, हम यहाँ यही याद रखेंगे कि द्विगु का मतलब क्या होता है? संख्या होता है। ठीक है, अब संख्याएं, द्विगु समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संख्या। ठीक है, संख्याएं 2 तरीके की होती हैं। ठीक है, एक संख्यावाची यानी कि 1 2 3 4, और दूसरी समूहवाची, समूह मिला के हमने कुछ कह दिया। जैसे 10 का समूह दशक कहलाता है, 100 का समूह शतक कहलाता है। ठीक है, तो हम उस तरह से 2 तरीके के द्विगु समास हो गए। पहला संख्यावाची, दूसरा समूहवाची।
ठीक है, संख्याओं के बारे में जो बताया। हाँ, और एक दूसरी बात कि दूसरा पद इसका प्रधान होता है और पहला पद इसका संख्यावाची होता है, क्योंकि द्विगु का अर्थ ही क्या है, संख्या। तो ये इसकी दो ही ट्रिक है द्विगु समास को पहचानने की। जहां भी आपको संख्या मिल जाए तो उसमें क्या समास होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण समझेंगे संख्यावाची के। जैसे एक दंत, ठीक है, यहाँ पे पहली संख्या आ गई। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया, ये हो गया द्विगु समास। ठीक है, दोपहर, यहाँ पे संख्या आ गई। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। त्रिवेदी, यहाँ पे संख्या आ गई, तो ये कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। चौराहा, यहाँ पे भी पहला पद संख्यावाची हो गया, तो चार राहों का समूह। एक दंत, एक दांत। ठीक है, दोपहर, दोपहर का समय। त्रिवेदी, तीन वेद। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, द्विगु समास के उदाहरण हो गए। पंचवटी, ठीक है, षडानन। इस तरह से ये क्या हो जाएंगे सारे संख्यावाची द्विगु समास। अब समूहवाची के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है, वो ये दे देता है शताब्दी, ठीक है, अष्टमी, 8 तिथियों का समूह। सप्तमी, 7 तिथियों का समूह। दशक, 10 का समूह दशक कहलाता है। तो ये समूहवाची भी द्विगु समास होते हैं, और जो संख्यावाची होते हैं ये भी द्विगु समास होते हैं। ठीक है, अब द्विगु समास के बारे में आपने समझा। अब छोटी सी मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे कि द्विगु समास को हमें किस तरह से पेपर में पहचानना है। ठीक है, द्विगु, द्विगु का मतलब संख्यावाची। ठीक है, द्विगु का मतलब संख्या। ठीक है, संख्या दो तरीके की हो सकती है, एक तो 1 2 3 4, और दूसरा समूह में भी हो सकती है, शताब्दी, अष्टमी, सप्तमी, दशक। ये भी संख्यावाची है। द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। बस इतना याद रखेंगे, आपका द्विगु समास क्लियर हो जाएगा। पेपर में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, नोट करें। ठीक है, अभी तक हमने 3 समास के भेद पढ़ लिए। सबसे पहला अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद उपसर्ग, अव्यय या निपात होता है। ठीक है, दूसरा कर्मधारय समास, जिसमें कर्म को धारण करने वाली बात आती है, वहां पे कर्मधारय समास होता है। इसमें विशेषण विशेष से संबंध होता है, उपमेय उपमान संबंध होता है। ये कीवर्ड्स हैं, आपको याद रखने हैं। इन्हीं के माध्यम से पेपर में आपके सवाल हल होंगे, इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं। ठीक है, तीसरा द्विगु समास, जो कि संख्यावाची होता है, जिसमें पहला पद उसका संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों में ही दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे द्वंद्व समास। सबसे पहले द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब द्वंद्व होता है तो मतलब वेट कैटेगरी मिलाई जाती है, तभी द्वंद्व होता है ना। है जैसे अगर फाइटिंग हो रही है या बॉक्सिंग होती है तो उनका वेट कराया जाता है, तो सेम कैटेगरी वाले लड़ते हैं। उससे याद रखेंगे कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों समान होते हैं।
ठीक है। द्वंद्व समास, अब इसको पहचानने की कुछ ट्रिक्स हैं, 2 ट्रिक्स बताऊंगा, उन्हीं के माध्यम से द्वंद्व समास को आप पेपर में पहचान पाएंगे। पहला, विकारी शब्दों की योजक चिन्ह के साथ आवृत्ति। ठीक है। विकारी शब्द मैंने कल आपको सारा पढ़ा दिया था कि विकारी शब्द क्या होते हैं। जितने भी विकारी शब्द हैं उनकी अगर योजक चिन्ह के साथ आवृत्ति हो रही है तो वहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे लाल बाल पाल, ठीक है, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दूसरा, रात रात, ठीक है, दिन दिन, ठीक है, ये सब विकारी शब्द हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है, जैसे रात का रातें हो सकता है, रातों हो सकता है, दिन का दिनों हो सकता है। ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं और विकार उत्पन्न हो सकता है इसमें। काल कारक में ये बदल सकते हैं, इसलिए ना विकारी शब्दों की अगर योजक चिन्ह के साथ आवृत्ति होती है, ये इसे क्या बोलते हैं हम? बीच में छोटा सा लगा होता है, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है। और देखेंगे हम, जैसे चाय वाय, ठीक है, आन बान और शान, ठीक है। ये पहली ट्रिक है। अगर विकारी शब्दों की योजक चिन्ह के साथ आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। इसको याद रखेंगे, ये पहली ट्रिक है। ठीक है। दूसरी ट्रिक, योजक चिन्ह विलोम शब्द, ठीक है। जहां भी हमें विलोम शब्द दिख जाए, ठीक है, जहां भी हमें विलोम शब्द दिख जाए, वो किसका उदाहरण होगा? वो केवल और केवल द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जहां भी हमें विलोम शब्द का पेयर मिल गया तो वो द्वंद्व समास का ही उदाहरण होगा। जैसे माता पिता रात दिन, माता पिता रात दिन, लंबा छोटा, ये सब क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। बस ये 2 चीजें आप याद रखेंगे, आप पेपर में द्वंद्व समास को पहचान सकेंगे और कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। क्या? विकारी शब्दों की योजक चिन्ह के साथ आवृत्ति, यानी कि आपको जहां भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया की अगर आवृत्ति हो रही है और वो बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है तो वो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर विलोम शब्द हैं, अगर विलोम शब्द हैं तो वो क्या उदाहरण होंगे? वो द्वंद्व समास के ही उदाहरण होंगे। बस इतनी सी ट्रिक है, द्वंद्व समास आपका खत्म। इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाता द्वंद्व समास में। ठीक है, नोट कर लें। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, अगली चीज, अगला समास देखेंगे। हमने अब तक 4 समास के भेद पढ़ लिए हैं। सबसे पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा
कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास। ठीक है, चारों मैंने आपको बता दिया। इनके कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है ताकि पेपर में यदि प्रश्न आता है, थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, तो आप उसे हल कर सकें। ठीक है, अगला समास का हम प्रकार पढ़ेंगे जो है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहु। अब सबसे पहले इसका हम शाब्दिक अर्थ बताऊंगा मैं, उसके बाद जानेंगे कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। बहु का मतलब होता है अन्य, व्रीहि का मतलब होता है परंपरा। मतलब जिन शब्दों का इसमें प्रयोग किया जा रहा है वो अपने अर्थ को ना बताकर किसी अन्य परंपरा को बताएं, यानी कि किसी अन्य अर्थ को बताएं, तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। यानी कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है, इसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बस बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान होता है। अब इसकी उदाहरण समझेंगे हम यहीं पे। जैसे नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, कौन हो गया वह? शिव। यानी कि ये जो शब्द हैं वो सब मिलकर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? भगवान शिव की ओर। ठीक है, नील ना, नील अपना अर्थ बता रहा है, ना कंठ गला अपना अर्थ बता रहा है। ये क्या कह रहे हैं? नीला है कंठ जिसका, तो वो अन्य शिव की ओर इशारा कर रहे हैं, भगवान शिव की ओर इशारा। अब ऐसे ही वीणा पाणी, वीणा पाणी यानी कि पानी का मतलब होता है हाथ। ठीक है, तो वीणा है पानी में जिसके, कौन है वह? सरस्वती। कौन है वह? माता सरस्वती। ठीक है, अगला उदाहरण देखेंगे हम। मूषक वाहन, चूहा है वाहन जिसका, जिसका वाहन चूहा है वह कौन है? गणेश भगवान। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण किसके हो गए? बहुव्रीहि समास के। इतने उदाहरण पर्याप्त हैं, अगर आप समझ गए हैं तो इसे आसानी से पहचान सकते हैं पेपर में, बहुव्रीहि समास को। ठीक है, इसमें क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। इनमें ये जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं इनका अपना कोई अर्थ नहीं है, ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? जैसे नीला है कंठ जिसका, वो भगवान शिव की ओर। अब ऐसे ही हम पढ़ते हैं दशानन। दशानन में द्विगु समास भी होता है, ठीक है, और दशानन में बहुव्रीहि समास भी होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनमें जब समास का हम विग्रह करते हैं तो कैसे पहचानते हैं कि उसमें कौन सा समास निहित है। ठीक है, अभी इतना नोट कीजिए। फिर लास्ट समास बचा है तत्पुरुष समास, वो आपको मैं आज ही बताऊंगा। ठीक है, खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं। अब हम लास्ट पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, छठा।
तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भी दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब आप कहेंगे कि ये तो आप पहले ही पढ़ा चुके हैं। हाँ, पहले पढ़ा चुके हैं, पर ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। यदि पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 4 और 6 दोनों दे रखा है तो आप उत्तर टिक करेंगे 6, जो ज्यादा है। पर यदि उसमें 6 ऑप्शंस में नहीं दे रखा है तो आप कितने टिक करेंगे? 4। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास के भीतर ही कर्मधारय समास और द्विगु समास को पढ़ा जाता है, और इन्हें समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इनका दोनों का समान आधार होता है। अब आप कहेंगे समान आधार कैसे होता है? क्योंकि इसमें दोनों में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो ये हो गया समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, क्यों इन्हें समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं? क्योंकि दोनों का ही उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। अब हम पढ़ेंगे व्याधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है, व्याधि यानी कि रोग। ठीक है, अब रोग का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, तो इस रोग का, तत्पुरुष समास के रोग का क्या कारण है? कारक। ठीक है, यहाँ पे जो तत्पुरुष समास होता है वो कारक पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास, जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है, वो कारक पे डिपेंडेंट होता है और उसके भेद जो होते हैं कारक से डिसाइड होते हैं। तो मैं अभी इसे मिटाऊंगा और बताऊंगा कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, उनका क्या क्या रूप होता है। ठीक है, कारक हम सभी जानते हैं, बचपन से हम याद करते हुए आ रहे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पे पर संबोधन हे भो अरे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे उन्हें यहाँ पे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से यहाँ पे जो से आता है इसका स्थिति होती है अलगाव की, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध काकी के का की के अधिकरण में पे पर में पे पर और संबोधन हे भो अरे, हे और अरे। वो व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? केवल 6 भेद होते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? केवल 6 भेद होते हैं। ठीक है, उसमें कर्ता सम्मिलित नहीं होता और संबोधन सम्मिलित नहीं होता। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। प्रश्न पत्र में, ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आपको ये 6 समास दे दिए जाएंगे 3 ऑप्शन में। ठीक है, और कर्ता और संबोधन दे दिया जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का भेद नहीं है? तो आप किसे टिक करेंगे? कर्ता और संबोधन को, ये याद रखेंगे। ठीक है, तत्पुरुष समास 6 होते हैं केवल। ठीक है, कितने होते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास? केवल 6 होते हैं। अब हम इनके उदाहरण समझेंगे यहीं पे। ठीक है,
कर्म तत्पुरुष समास, जैसे ग्रामगत, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमें कौन सी विभक्ति मिलेगी? को। गांव को गया या ग्राम को गया, ठीक है। करण तत्पुरुष समास, ठीक है। कारक चिन्ह क्या होता है इसका? से, ठीक है। जैसे गुण युक्त, गुण युक्त, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे गुण से युक्त, ठीक है, तो हमें क्या कारक चिन्ह मिला? से, ठीक है। संप्रदान के लिए, जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ठीक है। अगला अपादान, अलग होने के अर्थ में, जैसे रोग मुक्त, रोग मुक्त, क्या? रोग से मुक्त, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास, इसके कारक चिन्ह क्या है? काकी के रारी रे, तो इसका उदाहरण क्या है? राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह क्या है? में पे पर, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? आप बीती, यानी कि आप पर बीती, ठीक है। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? केवल 6, जिसमें कर्ता तत्पुरुष समास और संबोधन तत्पुरुष कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इन उदाहरणों को नोट कर लेंगे, फिर बाद में एक क्विक रिवीजन सब समासों का जल्दी से बस नोट करो। तो समास की क्लास में, ठीक है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, जल्दी से उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने जाना कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। जैसे मनोहर, ठीक है, मन को हरने वाला, उसके लिए संक्षेप में हम क्या बोलेंगे? मनोहर, ठीक है। उसके बाद हमने समास के भेद पढ़े, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। अकड़ ढीली हो जाती है जब डीबीटी डेप्ट होता है, ठीक है। ए से अव्ययी भाव समास, ठीक है। के से कर्मधारय समास, ठीक है। डी से द्विगु समास, ठीक है। डी से द्वंद्व समास, बी से बहुब्रीहि समास, टी से तत्पुरुष समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है और पहला पद उपसर्ग, निपात या अव्यय होता है। ये पहचानने की केवल 2 ट्रिक है, आप सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे केवल इन 2 ट्रिक के साथ। पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद उपसर्ग, अव्यय या निपात होता है, ठीक है। दूसरा पढ़ा हमने कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या फिर उपमेय उपमान, ठीक है, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। या तो किसी की विशेषता बताई जाती है या फिर किसी की किससे तुलना की जाती है, तो वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा द्विगु समास। द्विगु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्यावाची, यानी कि संख्या को कहना। द्विगु का मतलब संख्या के बारे में बताना, यानी कि जहां भी हमें संख्या मिली वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व किस में होता है? जिनका सेम वेट होता है, बॉक्सिंग होती है, कुश्ती होती है, तो सेम वेट वालों में ही तो होती है। तो यानी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सारे विलोम शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है। और योजक चिन्ह के साथ विकारी शब्द क्या होते हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहु का मतलब अन्य, ब्रीहि का मतलब परंपरा, ठीक है। यानी कि जो अन्य शब्द की ओर इशारा करते हैं, अन्य किसी के बारे में बताते हैं, अन्य पद प्रधान होते हैं, वो होते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। यहाँ पे बहुब्रीहि समास खत्म हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, एक होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है।
तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास मैंने आपको क्लास में बता ही दिया है कि कर्मधारय समास और द्विगु समास क्या होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और व्याधिकरण तत्पुरुष समास क्या होते हैं, जो कारक होते हैं उनमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर जितने 6 कारक बचते हैं, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है, करण तत्पुरुष समास, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। ये 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। तो यहाँ आपका आज समास टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। कल हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे और कक्षा में ही उसे आपको याद कराकर समाप्त करेंगे, और एक टॉपिक एक दिन में अब समाप्त हो जाए।